आज से 40,000 साल बाद ये है हमारा पड़ोसी तारा AC+79388, जिसके 1.7 लाइट ईयर्स करीब से गुजर कर जाता हुआ ये है एक एलियन स्पेसक्राफ्ट जिसको बनाने वाले हैं हम इंसान। जो स्पेसक्राफ्ट शायद इंसानों की पृथ्वी पर ना रहने के बाद भी अंतरिक्ष में हमारे एलियंस को भेजे गए मैसेजेस के साथ भटकता रहेगा, इस उम्मीद में कि शायद इसे कोई दूर की सिविलाइजेशन मिल जाए। तुम रात को जब तारों से भरे इस पृथ्वी के आसमान को देखते हो तो तुम्हें पता है कि इस ब्लैक स्काई के बाहर सोलर सिस्टम के एज से भी आगे अंधेरे स्पेस में एक छोटा सा मेटल का बॉक्स ट्रैवल कर रहा है जिसका नाम है वॉयेजर 1। ना सोलर पैनल, ना 5G एंटेना, ना कोई फैंसी AI सिस्टम, ऊपर से उम्र 47 साल से ज्यादा और डिस्टेंस पृथ्वी से 25 अरब किलोमीटर से ज्यादा। फिर भी अर्थ पर बैठे हम ह्यूमंस उससे आज भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हम आज भी उसे सिग्नल्स भेजते हैं, उसका भेजा डेटा कलेक्ट करते हैं। पर ये सब आखिर पॉसिबल कैसे है? एक 22 वॉट का छोटा सिग्नल इतनी दूर से हमें कैसे सुनाई देता है? अर्थ के जायंट एंटेनास इस हल्की सी आवाज को स्पेस के नॉइज से अलग कैसे कर लेते हैं? और कब तक हम वॉयेजर 1 से बात कर पाएंगे? क्या एक दिन यह आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। यह है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को बनाकर इंसानियत ने अपनी जो इंजीनियरिंग मार्वल दिखाई है ना, वो सच में तारीफे काबिल है। क्योंकि जस्ट सोचो, अंतरिक्ष में पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर होकर एक मोबाइल फोन के रेडियो सिग्नल से भी हजारों गुना वीक सिग्नल होने के बावजूद हम इंसान इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से आज तक कम्युनिकेशंस बनाए हुए हैं। पर आखिर ये हम कर कैसे पा रहे हैं? तो साल 1979 में नासा एक बोल्ड प्लान लॉन्च करता है। 2 स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजे जाते हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। दोनों का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम। बीच में एक बड़ा सा वाइट डिश एंटेना, एक बॉक्स डिजाइन जिसमें लगे हुए हैं न्यूक्लियर बैटरीज यानी RTG, साइड में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और एक स्मॉल कंप्यूटर जो इसका दिमाग है। मिशन का मेन आइडिया सिंपल है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जैसे आउटर प्लैनेट्स को एक ही ग्रैंड टूर में कवर करना। क्योंकि ये स्पेशल चांस हर 175 साल में एक बार मिलता है जब आउटर प्लैनेट्स ऐसे लाइनअप होते हैं कि स्पेसक्राफ्ट उनकी ग्रेविटी यूज करके एक से दूसरे प्लैनेट तक स्लिंग शॉट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल रॉकेट से अगर तुम्हें प्लूटो के आसपास तक जाना हो तो फ्यूल अनरियलिस्टिक अमाउंट में चाहिए होता है। इसलिए इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम का स्मार्ट सोल्यूशन निकाला, ग्रेविटी असिस्ट या ग्रेविटी स्लिंग शॉट। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो सोचो, तुम एक मूविंग ट्रेन के साइड से बॉल को सही एंगल से बाउंस करते हो, बॉल ट्रेन से थोड़ी स्पीड लेकर आगे निकल जाती है। वैसा ही कुछ वैज्ञानिक स्पेस में अपने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्ग डिस्टेंस तक तेज स्पीड से भेजने के लिए करते हैं। वॉयेजर के साथ भी यही हुआ। स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास से ऐसा पास होता है कि जुपिटर की ग्रेविटी उसे पकड़कर उसका रास्ता थोड़ा मोड़ देती है, लेकिन स्पीड और ज्यादा बढ़ा देती है। फिर सैटर्न से भी एक्स्ट्रा स्पीड मिलती है। वॉयेजर 2 के केस में आगे यूरेनस और नेपच्यून से भी उसे ग्रेविटी असिस्टेंस मिली। इस ट्रिक की वजह से आज वॉयेजर 1 लगभग 17 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 60,000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, वो भी बिना एक्स्ट्रा फ्यूल के। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के पास से गुजरकर हमें उसके क्लाउड्स, ग्रेट रेड स्पॉट और उसके फेंट रिंग्स की फर्स्ट क्लोजअप इमेजेस दी। आईओ मून पर एक्टिव वॉल्केनोस डिटेक्ट किए गए। किसी भी और ग्रह पर पहली बार एक्टिव वॉल्केनो एक्टिविटी इसी मिशन के दौरान कंफर्म हुई। सैटर्न के पास जाकर तो वॉयेजर 1 ने उसकी रिंग्स में छिपे शेफर्ड मून्स स्पॉट किए जो रिंग्स को शार्प एज देते हैं। इसके अलावा इसने इस दौरान टाइटन के थिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर को भी देखा, जबकि वॉयेजर 2 सीधा यूरेनस और नेपच्यून तक भेजा गया और अभी तक की हिस्ट्री में यही ओनली स्पेसक्राफ्ट है जिसने इन दोनों आइस जायंट्स को क्लोजअप से देखा है। जब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट का प्लैनेटरी टूर फाइनली खत्म हुआ तब सबने सोचा शायद अब ये स्पेसक्राफ्ट फाइनली खत्म हो जाएंगे, बट सरप्राइजिंगली इन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया।
और यहीं से इन स्पेसक्राफ्ट की स्टोरी और इंटरेस्टिंग बन गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो बट कंफ्यूज हो कि कैसे करें, तो आज मैं आपको पॉकेट ब्रोकर के कुछ पावरफुल फीचर्स बताने वाला हूं जो बिगिनर्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए परफेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं सोशल ट्रेडिंग की। इसमें क्या होता है कि आप लीडर बोर्ड से किसी भी टॉप ट्रेडर को सिलेक्ट कर सकते हो और उनके ट्रेड्स को ऑटोमेटिकली कॉपी कर सकते हो। आप फिल्टर्स और लिमिट्स भी सेट कर सकते हो, मतलब कितना अमाउंट यूज होगा, कितना रिस्क लेना है, सब कुछ कंट्रोल आपके हाथ में। इसका फायदा यह है कि आपको खुद मार्केट एनालाइज करने की टेंशन नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ आप भी ट्रेड कर सकते हो। सिंपल एंड स्मार्ट वे टू ग्रो। अब बात करते हैं ट्रेडिंग सिग्नल्स की। ये रेडी टू यूज ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस होते हैं। प्लेटफॉर्म आपको सिग्नल देता है ट्रेड डायरेक्शन, बाय या सेल का, टाइमिंग, सिग्नल स्ट्रेंथ और एक्सपायरेशन टाइम, और आप सिर्फ 1 क्लिक में ट्रेड ओपन कर सकते हो। इसका बेनिफिट, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तब भी आप सिग्नल्स फॉलो करके ट्रेडिंग कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट गाइड है। जहां मैंने एक सिग्नल फॉलो किया, एंट्री ली और ये देखो 1 सक्सेसफुल ट्रेड, इजी एंड स्मूथ। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। पॉकेट ब्रोकर पर आप डायरेक्टली चार्ट पर टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। आप RSI, मूविंग एवरेज, बॉलिंगर बैंड जैसे स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स अप्लाई कर सकते हो, उनको कस्टमाइज कर सकते हो और मल्टी चार्ट मोड भी यूज कर सकते हो। सेटिंग्स बहुत फ्लेक्सिबल है जो एडवांस ट्रेडर्स को भी पसंद आएगा। और एक इंटरेस्टिंग फीचर, डेली बोनस। जैसे ही आप 2 ट्रेड्स ओपन करते हो, एक बोनस कैलेंडर एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप कॉन्सिक्यूटिव डेज एक्टिव रहते हो तो आपको डेली रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मतलब जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना बेनिफिट होगा। साइन अप कैसे करें? सिंपल, मेरे लिंक पर क्लिक करो, ईमेल या मोबाइल नंबर से रजिस्टर करो, पासवर्ड सेट करो और अकाउंट रेडी। डिपॉजिट कैसे करें? आप UPI, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्रिप्टो के थ्रू इजीली डिपॉजिट कर सकते हो। प्रोसेस फास्ट और स्मूथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा प्रोमो कोड यूज करो ANTK और पाओ स्पेशल बोनस ऑन फर्स्ट डिपॉजिट। तो अगर आप भी स्मार्ट तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हो, कॉपी ट्रेडिंग, सिग्नल्स, इंडिकेटर्स और डेली बोनस के साथ अभी रजिस्टर करो और ट्रेडिंग को सिंपल बनाओ। राइट टूल्स प्लस राइट स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू बेटर रिजल्ट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। क्योंकि अब अपने पहले मिशन को कंप्लीट करने के बाद इन्हें नासा द्वारा एक और मिशन दिया गया जो इनकी जिंदगी के अंत तक चलने वाला था, क्योंकि अब इन्हें जाना था हमारे सोलर क्लाउड के बाहर, यानी सोलर सिस्टम के अंत की ओर। और आपने कई बार आर्टिकल्स और न्यूज में पढ़ा होगा कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुका है, पर रियलिटी ये है कि ये सच नहीं है और अभी इन्हें ऐसा सच में करने के लिए करीब 30,000 साल लगेंगे। पर कैसे? इसे समझने के लिए ना एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। सोलर सिस्टम और हीलियोस्फीयर सेम चीज नहीं है। हीलियोस्फीयर एक बबल जैसा रीजन है जो हमारे सूरज की हवा यानी सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड से बनता है। इसके अलावा जहां ये बबल बाहर वाले इंटरस्टेलर गैस से टकराकर रुक जाता है, वहां पर एक बाउंड्री बनती है जिसे हीलियोपॉज कहा जाता है। वॉयेजर 1 ने ये बाउंड्री साल 2012 में क्रॉस कर ली थी, वॉयेजर 2 ने 2018 में। मतलब दोनों ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस में घुस चुके हैं, लेकिन सोलर सिस्टम का आउटर बॉर्डर ऊट क्लाउड के बाहर माना जाता है। वो बहुत दूर का आइसी शेल जहां से कॉमेट्स आते हैं। एस्टिमेट्स ये हैं कि दोनों वॉयेजर को ऊट क्लाउड के इनर एज तक पहुंचने में ही करीब 300 साल लगेंगे और पूरी ये वास्ट क्लाउड क्रॉस करने में 20 से 30,000 साल लगेंगे। टेक्निकली ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अभी सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन अमेजिंग बात यह है ना कि इसके बावजूद प्रेजेंट टाइम में वॉयेजर 1 अर्थ से लगभग 170 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। और जैसा आपको मैंने कई बार पहले बताया है कि 1 AU का मतलब अर्थ से सन का डिस्टेंस होता है। किलोमीटर में बोलो तो ये 25 बिलियन किलोमीटर के आसपास है। इतना दूर की लाइट को वहां से अर्थ तक आने में भी 23 घंटों का समय लग जाएगा। अब वो दूरी इतनी अनरियल है कि आज तक इंसानों की कोई भी मशीन स्पेस में इतनी दूर तक नहीं पहुंची है, सिवाय इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के। और इसीलिए आज हम जो सिग्नल वॉयेजर से रिसीव करते हैं ना, वो कल का होता है। और अगर हम उसे आज कोई कमांड भेजते हैं तो वो कमांड भी कल जाकर वॉयेजर तक पहुंचती है। पर आखिर वैज्ञानिक ये करते कैसे हैं? इतनी दूर हजारों किलोमीटर की रफ्तार से स्पेस में सफर कर रहे हैं इन स्पेसक्राफ्ट से हम आज भी कैसे कनेक्टेड हैं? आखिर इतने डिस्टेंस पर ऑलमोस्ट 0 पावर के सिग्नल को हम कैसे सुन पा रहे हैं? ये समझने के लिए हमें इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के अर्थ से होने वाले कम्युनिकेशन के बीच के 3 पिलर्स को समझना पड़ेगा। उसका एंटेना, नासा का डीप स्पेस नेटवर्क और स्पेसक्राफ्ट का पावर प्लस ओरिएंटेशन सिस्टम। तो देखो, वॉयेजर के ऊपर जो बड़ा व्हाइट कलर का डिश दिखाई देता है ना, उसे हाई गेन एंटेना कहा जाता है। ये लगभग 3.7 मीटर या 12 फीट डायमीटर का है। यह एंटेना एक बहुत नैरो बीम में रेडियो वेव्स को भेजता है, बिल्कुल एक पतली टॉर्च की लाइट की तरह। रेडियो वेव्स असल में लाइट ही है, बस फ्रीक्वेंसी थोड़ा डिफरेंट होता है। पर यहाँ जो सबसे शॉकिंग पार्ट है ना, वो है इन सिग्नल्स की पावर, जो सिर्फ करीब 22 वॉट की है। एक छोटे बल्ब को जलने जितनी पावर। और इसी पावर के दम पर ये वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट 25 बिलियन किलोमीटर दूर से भी अर्थ को सिग्नल भेज पा रहा है।
बट यहाँ पर फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है, जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा ना, सिग्नल उतना ही फास्ट वीक होगा। अगर डिस्टेंस 10 गुना बढ़ता है तो सिग्नल का स्ट्रेंथ 100x कम हो जाती है। अगर डिस्टेंस 100x बढ़ जाता है तो स्ट्रेंथ 10,000x कम हो जाता है। अब वॉयेजर जहां पर है वहां तक पहुंचते पहुंचते ये बीम इतना स्प्रेड हो चुका होता है कि अर्थ तक जो एनर्जी आती है ना, वो 1 ट्रिलियंथ वॉट से भी बहुत कम होती है। ये किसी मोबाइल, वाईफाई या एफएम रेडियो से हजारों गुना कमजोर है। नॉर्मल एंटेना के लिए ये प्योर नॉइज जैसा भी लग सकता है, पर आखिर नासा इस हल्की सी फेंट आवाज को सुनता कैसे है? वेल, यहाँ पर आता है नासा का डीप स्पेस नेटवर्क यानी कि DSN। अब सोचो, अर्थ के 3 कॉर्नर्स पर नासा ने जायंट कान लगा दिए हैं। हर साइड पर एक इनॉर्मस 70 मीटर डायमीटर का एंटेना होता है, लगभग 230 फुट वाइड डिश। अब ये साइट 3 जगह पर है, गोल्डस्टोन यानी कि कैलिफोर्निया USA में, मैड्रिड जो कि स्पेन में है, और कैनबेरा जो ऑस्ट्रेलिया में है। अर्थ घूमती रहती है, इसलिए जब वॉयेजर अमेरिका के नीचे चला जाता है तो स्पेन या ऑस्ट्रेलिया वाले एंटेनाज उसे देख सकते हैं। इस तरह 24 घंटे में हमेशा कोई ना कोई एंटेना वॉयेजर को सुन सकता है। पर यहाँ पर ये इतना बड़ा डिश करता क्या है? वेल, सिंपल सा लॉजिक है, जितना बड़ा डिश होगा ना, उतना वीक रेडियो वेव को भी सुनने की ताकत होगी। ये जायंट एंटेना स्पेस से आने वाले वीक सिग्नल का हर एक वेवलेंथ कलेक्ट करता है। फिर ये सिग्नल अल्ट्रा सेंसिटिव एम्पलीफायर से गुजरता है। उन एम्पलीफायर्स को बहुत लो टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि उनका खुद का इलेक्ट्रिकल नॉइज कम हो। फिर कंप्यूटर्स एरर करेक्टिंग कोड्स यूज करके बिट्स को साफ करते हैं। अगर कुछ बिट्स बीच में खराब भी हो जाए तो पैटर्न से गेस करके उन्हें सही किया जा सकता है। इस सब के बाद हमें वॉयेजर का डेटा मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड रीडिंग्स, प्लाज्मा डेंसिटी, कॉस्मिक रेज का लेवल, स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ का स्टेटस, सब कुछ, जिसमें डेटा रेट आज के हिसाब से बहुत स्लो है, कुछ बिट्स पर सेकंड से लेकर कुछ डजन बिट्स पर सेकंड तक। तुम इसे एक पुराने 90s के डायल अप इंटरनेट से भी स्लो समझ सकते हो। लेकिन साइंस के लिए इतना भी काफी है, क्योंकि हमें नंबर्स और ग्राफ्स चाहिए, नेटफ्लिक्स का स्ट्रीम नहीं। लेकिन सिर्फ बड़ा ईयर होना इनफ नहीं होता। तुम्हारा दोस्त तुम्हें तभी सुन सकता है जब तुम्हारा माउथ उसकी तरफ हो। वॉयेजर के केस में भी यही रूल है। जिस पर लगा है ये हाई गेन एंटेना एक नैरो फ्लैशलाइट बीम की तरह है। अगर ये अर्थ से थोड़ा सा भी ऑफ हो गया ना, 1 से 2 डिग्री भी अगर इधर उधर हो गया तो सिग्नल सीधा स्पेस में चला जाएगा, अर्थ मिस हो जाएगी। इसीलिए स्पेसक्राफ्ट को अपनी बॉडी को हमेशा ऐसे घुमाकर रखना पड़ता है कि एंटेना लगातार अर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट करता रहे। जो काम करते हैं वॉयेजर में लगे ये छोटे थ्रस्टर्स। इन थ्रस्टर्स में हाइड्रोजन फ्यूल भरा हुआ है। स्टार ट्रैकर और जायरोस्कोप्स आसपास के ब्राइट स्टार को देखकर बताते हैं कि स्पेसक्राफ्ट किस एंगल पर है, कितना घूम गया है। फिर ऑनबोर्ड कंप्यूटर माइक्रो सेकंड के शॉर्ट बर्स्ट में थ्रस्टर्स फायर करते हैं ताकि ओरिएंटेशन करेक्ट हो जाए। वॉयेजर के सॉफ्टवेयर में एक ऑटो पायलट सिस्टम भी है जो प्री प्रोग्राम्ड सीक्वेंस फॉलो करता है। कब एंटेना रीपॉइंट करना है, कब डेटा डंप करना है, कब इंस्ट्रूमेंट्स को रोटेट करना है, सब कुछ फिक्स्ड शेड्यूल पर रिपीट होता रहता है। अब 47 साल से भी ज्यादा समय के बाद थ्रस्टर्स के साथ इश्यू आना नेचुरल है। पाइप्स में रेसिड्यू जमता है, वाल्व्स टाइट हो जाते हैं, जिसके लिए नासा टीम ने एक स्मार्ट जुगाड़ लगाया है। वॉयेजर के पास एक सेकेंड सेट थ्रस्टर्स भी थे जो ओरिजिनली ऑल्टीट्यूड कंट्रोल करने के लिए उसमें लगाए गए थे, लेकिन साल 1980s के बाद से कभी भी उन्हें ऑन नहीं किया गया था। इसलिए जब मेन ओरिएंटेशन थ्रस्टर्स खराब हो गए तब साल 2017 के आसपास इंजीनियर्स ने केयरफुली कमांड्स भेजकर ये पुराने थ्रस्टर्स दोबारा ऑन कर दिए एंड सरप्राइजिंगली वो अभी भी काम कर रहे हैं। इससे ओरिएंटेशन कंट्रोल और कुछ साल एक्सटेंड हो गया, जिससे इसकी अर्थ से कनेक्टिविटी की टाइमलाइन भी इंक्रीज हुई। इतना ही नहीं, रिसेंट ईयर्स में एक और प्रॉब्लम वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट झेल रहा है। तो देखो यहाँ पर दोनों वॉयेजर में डेटा पैकेजिंग कंप्यूटर FDS यानी कि फ्लाइट डेटा सब सिस्टम लगा हुआ है, और रिसेंटली वॉयेजर 1 के इस हिस्से में कुछ मेमोरी हिस्सा करप्ट हो गया है, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि इससे सिग्नल तो आ रहा था पर उसके अंदर सिर्फ रैंडम पैटर्न्स थे। जिसके बाद इंजीनियर्स ने बिना स्पेसक्राफ्ट को देखे सिर्फ पैटर्न्स को एनालाइज करके गेस लगाया कि मेमोरी का कौन सा ब्लॉक खराब है। फिर उन्होंने कोड को मेमोरी के हेल्दी पार्ट में शिफ्ट करने का प्लान बनाया। करप्ट 3% एरिया को इग्नोर किया और कमांड भेजकर नया लेआउट एक्टिवेट कर दिया गया, और इसके कुछ समय बाद वॉयेजर 1 ने फिर से रीडेबल हेल्थ डेटा भेजना शुरू कर दिया। तो कम्युनिकेशन का पहला
पहला बड़ा सीक्रेट ये है, बहुत ही नैरो परफेक्टली एम्ड एंटेना, डीप स्पेस नेटवर्क के जायंट बड़े बड़े कान, अल्ट्रा सेंसिटिव रिसीवर्स और स्मार्ट एरर करेक्शन। अब बचा दूसरा सीक्रेट, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 इतने सालों से चालू कैसे है? आखिर इनमें ऐसा क्या है जो बिना सोलर पैनल्स के भी सोलर सिस्टम के सबसे अंधेरे और ठंडे हिस्से में भी ये आज तक जिंदा है और ट्रैवल कर रहा है? तो देखो, दोनों वॉयेजर के पास ना सोलर पैनल्स नहीं है, क्योंकि जुपिटर के बाद सन की लाइट बहुत ही वीक हो जाती है। इसकी जगह दोनों स्पेसक्राफ्ट एक न्यूक्लियर बैटरी यूज करता है, जिसे RTG यानी कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर कहा जाता है। हर स्पेसक्राफ्ट में करीब 3 RTGs उसके इस लंबे आर्म में फिट है, स्पेसक्राफ्ट के मेन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर से दूर, ताकि रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्टर्ब ना करे। हर RTG के अंदर प्लूटोनियम 238 के छोटे पैलेट्स हैं। ये नेचुरली हीट प्रोड्यूस करते हैं। थर्मोकपल्स इस हीट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वॉयेजर लॉन्च हुआ था ना, 3 RTG मिलकर करीब 470 वाट पावर प्रोड्यूस कर रहा था, जो छोटे घर के कुछ बल्ब प्लस कंप्यूटर प्लस रेडियो को चलाने के लिए काफी था। पर समय के साथ साथ प्लूटोनियम की रेडियो एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है और थर्मोकपल्स भी डिग्रेड होते हैं। इसलिए हर साल इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की RTG पावर लगभग 4 वाट कम हो जाता है। आज तक आते आते इन बैटरीज की टोटल अवेलेबल पावर 200 वाट से भी कम लेवल पर आ चुकी है। सोचो, इस छोटे से पावर बजट से स्पेसक्राफ्ट को क्या क्या चलाना है। रेडियो ट्रांसमीटर, ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स, हीटर्स जो इंस्ट्रूमेंट्स को -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्रीज होने से बचाते हैं, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। यही कारण है कि नासा के इंजीनियर्स को हर कुछ सालों में स्पेसक्राफ्ट को जिंदा बचाए रखने के लिए एक टफ चॉइस करनी पड़ती है। वॉयेजर के किस पार्ट को ऑन रखे, किस को परमानेंटली बंद करे। सबसे पहले उन्होंने हाई पावर और अब नेसेसरी नहीं वाली चीजों को बंद की। 1990 में वॉयेजर 1 ने एक लेजेंडरी फोटो ली, द पेल ब्लू डॉट, जिसमें अर्थ एक छोटा सा ब्लू पिक्सल जैसा दिखाई देता है। ये फोटो लेने के बाद नासा ने इसका इमेजिंग सिस्टम परमानेंटली ऑफ कर दिया ताकि पावर बचाया जा सके। उसके बाद सालों में यूवी स्पेक्ट्रोमीटर, कुछ प्लाज्मा इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे पेलोड्स एक एक करके बंद कर दिए गए। रिसेंट ईयर्स में नासा को और कट करने पड़े, कुछ हीटर्स बंद किए, कुछ सेंसर्स बंद किए, ताकि कम से कम 2-3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट चल सके, ताकि स्पेसक्राफ्ट स्टिल इंटरस्टेलर स्पेस का एनवायरनमेंट मेजर करता रहे। वॉयेजर के कंप्यूटर भी आज के हिसाब से बहुत ओल्ड हो चुके हैं। इसमें लगे कंप्यूटर की टोटल मेमोरी कुछ किलोबाइट्स में है। ये कितना कम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि तुम्हारे सिंपल कैलकुलेटर की एप्स की भी मेमोरी इससे कई गुना ज्यादा होती है। वॉयेजर का कंप्यूटर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल टेप रिकॉर्डर टाइप सिस्टम यूज करता है, जिसकी कैपेसिटी रफली कुछ डजन मेगाबाइट है। जब डीप स्पेस नेटवर्क फ्री होता है, वॉयेजर अपनी टेप से डेटा रीड करता है और स्लो करके डीप स्पेस नेटवर्क को उस डेटा को सेव करने के लिए भेजता रहता है, ताकि वॉयेजर खुद अपनी मेमोरी को नए डेटा के लिए खाली रख सके। ये सब टेक्नोलॉजी साल 1970s की है, लेकिन फैक्ट ये है कि 47 इयर्स के बाद भी ये हार्डवेयर आज भी काम कर रहा है। ये इस डिजाइन की रोबस्टनेस का प्रूफ है। इतने पुराने सिस्टम में ग्लिचेस आना नॉर्मल है, और जैसा मैंने आपको बताया, उन्हें नासा आइडेंटिफाई करके फिक्स भी करती है। लेकिन ये कितना प्रीसियस और हार्ड टास्क होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि कोई भी अपडेट या एरर करेक्शन कोड को वॉयेजर तक पहुंचने में 23 घंटे लगते हैं और वापस रिप्लाई आने में भी उतना ही टाइम। मतलब एक सिंपल एरर करेक्शन साइकिल 2 दिन में कंप्लीट होता है। अब एक और सवाल आता है कि वॉयेजर 1 स्पेस में कर क्या रहा है? इसका वो कौन सा अल्टीमेट गोल है जिसके लिए नासा इसे आज भी जिंदा रखे हुए है? तो देखो, भले ही वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के कैमरास और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ है, लेकिन स्टिल कुछ की सिस्टम्स एक्टिव है, जैसे मैग्नेटोमीटर जो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड को मैप करता है, प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट जो इंटरस्टेलर प्लाज्मा की डेंसिटी और वेव्स को डिटेक्ट करता है, चार्ज्ड पार्टिकल डिटेक्टर्स जो कॉस्मिक रेज का फ्लक्स मेजर करते हैं। इन डेटा से वैज्ञानिकों को पता चलता है कि हीलियोस्फीयर के बाहर स्पेस कितना डेंस है, सूरज की हवा इंटरस्टेलर मीडियम से कैसे टकराती है, और कॉस्मिक रेज को हमारा सूरज पहले कितना ब्लॉक करता था। इसलिए बिना कैमरास के भी जब वॉयेजर 1 ने हेलियोपॉज क्रॉस किया तो वैज्ञानिकों ने देखा कि सोलर ओरिजिन पार्टिकल्स का काउंट सडनली ड्रॉप हो गया और इंटरस्टेलर पार्टिकल्स का लेवल सडनली बढ़ गया। ये एक स्ट्रॉन्ग साइन था कि स्पेसक्राफ्ट एक्चुअल में सूरज के बबल से निकल चुका है। पर आखिर अब इस तरह से नासा वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को कब तक जिंदा रख पाएगी? आखिर इनका अंत, इनका फ्यूचर क्या है?
तो इनमें लगी आरटीजी हर साल 4 वॉट पावर लूज करता रहता है। इसीलिए नासा का प्लान है कि पहले हीटर्स और नॉन क्रिटिकल कंपोनेंट्स बंद करते रहेंगे, फिर एक एक करके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। टारगेट यह है कि कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट साल 2030 तक चलता रहे ताकि इंटरस्टेलर डेटा आता रहे। उसके बाद शायद कुछ साल तक सिर्फ बेसिक इंजीनियरिंग टेलीमेट्री पॉसिबल हो, मैं जिंदा हूँ, यहाँ हूँ टाइप सिग्नल्स आए। एक पॉइंट पर ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आरटीजी का पावर इतना कम हो जाएगा कि ट्रांसमीटर या कंप्यूटर को चलाने के लिए इनफ वोल्टेज ही नहीं रहेगा। तब डीप स्पेस नेटवर्क वाले एंटेना सिर्फ बैकग्राउंड नॉइजेस सुनेंगे, वॉयेजर की आवाज नहीं। और यही होगा हमारे लिए वॉयेजर का अंत। लेकिन तब भी इन वॉयेजर का एक्चुअल जर्नी खत्म नहीं होगा। स्पेसक्राफ्ट इनर्शिया से मिल्की वे में ट्रैवल करता रहेगा। एस्टिमेट्स के हिसाब से लगभग 40,000 साल बाद वॉयेजर 1 AC+79388 स्टार के पास से करीब 1.5 से 2 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस से पास करेगा। उसके बाद भी वो गैलेक्सी में क्वाइटली घूमता रहेगा। अगर कभी फ्यूचर में कोई एलियन सिविलाइजेशन उसको डिटेक्ट करे तो उन्हें एक और सरप्राइज मिलेगा, स्पेसक्राफ्ट के बॉडी से अटैच्ड एक गोल्डन रिकॉर्ड। इस गोल्डन रिकॉर्ड पर अर्थ की साउंड्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस के ग्रीटिंग्स, म्यूजिक और बेसिक साइंटिफिक डायग्राम्स इनग्रेव्ड है। ये बेसिकली एक इंटरस्टेलर विजिटिंग कार्ड है जो ह्यूमैनिटी ने यूनिवर्स को दिया है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या कभी ये स्पेसक्राफ्ट किसी दूर की सिविलाइजेशन को ह्यूमैनिटी के बारे में बता पाएगा, या उससे पहले ही किसी एस्ट्रॉइड या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से टकराकर इसका अंत हो जाएगा? आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। एंड आपने जीवन में सबसे पहली बार वॉयेजर 1 के बारे में कब सुना था, कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है मार्स पर बनने वाले ह्यूमन कॉलोनीज के बारे में। आखिर वो कॉलोनी कैसी होगी, क्या वो सर्वाइवेबल होगी या नहीं होगी, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय, जय हिंद।